ने वहीं करा देते, मतलब सीधी बात है। पर एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम द कांग्रेस वी हैव मिस्टर अरशद आजमी। अरशद आजमी साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, हाउ आर यू सर? तो 31 और 1 तारीख को मीटिंग है यहाँ पे, और 30 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पर शरद पवार जी, अशोक चौहान जी, नाना पटोले साहब भी रहेंगे, उद्धव ठाकरे साहब भी रहेंगे शायद, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन। तो ये जो इंडिया अलायंस की जो मीटिंग होने वाली है सर, तो उससे क्या उम्मीद है आपको कि क्या होने वाला है? किसके अलायंस की? इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस, INDIA, इंडिया। अच्छा, हमारा जो अलायंस है, जी, आपका जो अलायंस है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस लेड अलायंस। हाँ जी, बहुत सारी उम्मीदें हैं, पूरी देश को उम्मीद है। देश में ये जो तानाशाही सरकार है, जो देश के तमाम व्यवस्थाओं को चकनाचूर कर रही है, कमजोर कर रही है, जो संस्थाओं को कमजोर कर रही है, जो देश की बिगड़ती और गिरती हुई अर्थव्यवस्था को काबू नहीं कर पा रही है, जो देश में नफरत बांट रही है, ऐसी सरकार को बर्खास्त करने के लिए इंडिया का ये अलायंस है। इंडिया का हमारा जो अलायंस है, ये 31 और 1 तारीख को जिसकी बड़ी मीटिंग होने जा रही है, सभी नेता शामिल होंगे और आने वाली वक्त के में किस तरह से ये गठबंधन काम करेगा, उसकी रणनीति तैयार होगी। उसका लोगो, एक इंडिया का लोगो बना है, वो लोगो उसको उस दिन वो किया जाएगा। और फिर धीरे धीरे और भी बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं कि किस तरह सीटों का बंटवारा और किस तरह से प्रचार होगा, प्रचार के ऊपर रणनीति तय होगी कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन पूरे देश में कैसे प्रचार करेगा। ये तमाम बातें इस 31 और 1 अगस्त को जो मीटिंग होगी उसमें तय होगी, जिस पर देश के सभी लोगों की नजरें टिकी हुई उम्मीद के साथ। आजमी साहब, अमित शाह जी ने हाल ही में मध्य प्रदेश में कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे सबको चैलेंज किया कि 50 साल के आप रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के सामने जाइए, और आपने क्या किया उस चीज को। उन्होंने कहा कि मोदी साहब का रिपोर्ट कार्ड सब जगह अवेलेबल है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, 5th ग्रेटेस्ट इकोनॉमी से लेके हर घर नल से जल शौचालय। बोले कि हमारा रिपोर्ट कार्ड है, आपका 50 साल का रिपोर्ट कार्ड कहां पर है, लेके जनता के सामने जाइए। तो क्या अमित शाह का कॉन्फिडेंस, मोदी साहब का कॉन्फिडेंस, बीजेपी का कॉन्फिडेंस यह है कि आपने 50 साल में कुछ नहीं काम किया? आजमी साहब, इज इट ट्रू? हाउ आर यू गोइंग टू फेस द इलेक्शंस 2024? आजमी साहब, रिपोर्ट कार्ड सुनिए, 50 साल का रिपोर्ट कार्ड देने की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। आप देश में हजारों की तादाद में बने हुए पानी के डैम, उस पे निकलने वाली लाखों की तादाद में नहरें, जो देश के पूरे हिस्सों में खेतों में पानी पहुंचाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती एक बहुत बड़ा जिसकी वजह से भारत का पूरी दुनिया में नाम है। इसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। वो डैमों का, वो नहरों का निर्माण कांग्रेस ने अपने सरकार में किया। इसरो, जिसने अभी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की और चंद्रयान 3 को उसने सफल लैंडिंग कराई, उसके ऊपर उसकी बुनियाद कांग्रेस ने डाली थी। उसके सारे परीक्षण जो थे वो कांग्रेस के दौर में ही हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी बुनियाद रखी थी, और अपना साराभाई जिन्हों जो पहले से उसके अध्यक्ष थे। और उसके बाद आप देखिए IIM, IIT कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी चीजें, और दूसरे बहुत सारे ऐसे उद्योग, पब्लिक सेक्टर के सारे पब्लिक सेक्टर कितने सारे कांग्रेस पार्टी ने बनाए। तो ये सारी चीजें रिपोर्ट कार्ड है पूरे हिंदुस्तान में। आज जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, उसकी बुनियाद 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। आज उसी पर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जाना जाता है। तो कांग्रेस को अपने 50 साल रिपोर्ट कार्ड रखने की जरूरत नहीं। वो पूरा देश जानता है टेक्नोलॉजी किस तरह से, आज जिस तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, राजीव गांधी जी के दौर में उसकी बुनियाद रखी गई थी, ये सभी लोग जानते हैं। और इंदिरा गांधी जी ने दुनिया के किसानों के लिए बहुत सारे काम किए। मनमोहन सिंह जी के दौर में हम लोग न्यूक्लियर ताकत बन गए दुनिया के अंदर। तो ये सारे रिपोर्ट कार्ड मौजूद हैं। मोदी जी तो 10 साल हुआ अभी उनको आकर। जब मोदी जी आए थे सरकार में, तब तक ये देश तरक्की की राह पे बहुत आगे बढ़ चुका था। अब जाके उन्होंने उस तरक्की की रफ्तार को कम कर दिया है। मनमोहन सिंह के दौर में 20-22 करोड़ लोग जो थे वो गरीबी रेखा से बाहर चले गए थे। इनके दौर में वो तमाम के तमाम लोग बेचारे दोबारा गरीबी रेखा के नीचे आ गए। तो कांग्रेस का मुकाबला अभी भारतीय जनता पार्टी को करने के लिए और 25 बरस लगेंगे, तब जाके ये मुकाबला करने की बात कर पाएंगे। अभी तो वक्त है
इनके रिपोर्ट कार्ड का, ये अपना रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखें। जो भ्रष्टाचार, जो नफरत, जो ये बदइंतजामी इन्होंने देश में फैला रखी है, उसका जवाब दे मोदी जी। दूसरों का जवाब मांगने का वक्त नहीं है। 10 साल उन्होंने सरकार चलाई है। आजमी साहब, मोदी जी कह रहे हैं कि मंगलयान, चंद्रयान, गगनयान, ये तरक्की के रास्ता हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द यूनिवर्स, उनका कहना है। अभी और लॉन्च हो रहा है सूरज के इन्वेस्टिगेशन मींस इसको, उनका कहना है कि देखो हमने जब भी किया, अभी जो चंद्रयान 3 उन्होंने नाम दिया शिव शक्ति, चंद्रयान 2 उन्होंने नाम दिया तिरंगा। उनका कहना कि कांग्रेस परिवारवाद से आगे बढ़ता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 1 कांग्रेस ने जवार पॉइंट किया, तो हर चीज में कांग्रेस परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार इससे लिपटा हुआ है हर चीज में, उनका कहना। तो एग्जाम्पल, तो परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार से लिप्त ये अलग अलग एग्जाम्पल दे दिया। हाउ यू गोइंग टू एक्सप्लेन टू द पीपल? भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा समस्या है, परिवारवाद बड़ा समस्या है, और तुष्टीकरण बहुत बड़ा समस्या है। आजमी साहब, इससे कैसे बाहर निकलेंगे कांग्रेस? देखिए, नहीं, कांग्रेस को इससे बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस में परिवारवाद की जो बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जो बात कर रहे हैं, प्रधान नरेंद्र मोदी जी जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मुझे आप बताइए, अमित शाह का लड़का क्या कैपेबल था कि वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी बन जाता? वो सिर्फ इसीलिए बनाया गया ना कि वो अमित शाह का लड़का है। ये आप जो दूसरे मिनिस्टर बनकर बैठे हैं, उनका नाम, जो गोली मारो सालों को जो नारा लगाते हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो किसके, वो उनके बाप मुख्यमंत्री थे तब, इसीलिए वो आज सरकार में मिनिस्टर बनकर बैठे हैं। कितने सारे नेताओं के लड़के हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो जो अपना सरकार में मंत्री बनकर बैठे हैं और एमएलए और एमपी बनकर बैठे। कहाँ का परिवारवाद? राहुल गांधी एमपी, राज्यसभा के एमपी नहीं है, लोकसभा के एमपी हैं। राहुल गांधी को जनता ने चुनकर एमपी बनाया है। किसी को भी अधिकार है कि वो इस लोकतंत्र के अंदर अपने लिए कोई भी काम चुन सकता है। तो ये परिवारवाद का सिर्फ ढोंग बचा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हजारों की तादाद में उनकी पार्टी में लोग हैं जो अपने अपने लड़कों का, राजनाथ सिंह के लड़के एमएलए हैं, ऐसे कितने लोगों को आप वो करेंगे? योगी आदित्यनाथ जो है वो एक मठ से ताल्लुक रखते थे, उस मठ के जो चीफ थे, चूंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को उनकी जगह मिली। ये सारे लोग परिवारवाद से ही तो आए हैं। तो ये एक झूठा नारा है, एक प्रोपेगेंडा है। ये देश की जनता समझती है। परिवारवाद से क्या नुकसान है? नुकसान हुआ इससे कि आपने गलत तरीके से नोटबंदी कर दी और देश की अर्थव्यवस्था बैठ गई, इससे नुकसान हुआ। तुष्टीकरण किसको कहते हैं? तुष्टीकरण कौन कर रहा है? बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ देना और उसके बाद उन्हें जाकर हार पहनाना, इसे तुष्टीकरण कहते हैं। मधुमिता शुक्ला के उसमें जो अपराधी थे, उन्हें छोड़ दिया गया, ये तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण आप कर रहे हैं कि वो लोग जो मॉब लिंचिंग के मुजरिम हैं, उनको आप बुलाकर हार पहनाते हैं। वो लोग जो सोशल मीडिया पे नफरत का बाजार चलाते हैं, गलत गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, वो आपकी पार्टी के पदाधिकारी हैं। तुष्टीकरण इसे कहते हैं कि कल अहमदनगर में 4 दलितों को नंगा करके पीटा गया, उनके मुंह में पेशाब की गई, उनको अपने जूते पर थूक कर उन्हें उस जूते को चाटने को कहा गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसे तुष्टीकरण कहते हैं। तुष्टीकरण का मतलब ये होता है कि आपको कोई, आपकी टीचर किसी बच्चे के ऊपर अलग तरह से अत्याचार करती है, उसकी आवाज उठाने वाले पर एफआईआर हो जाता है, लेकिन वो टीचर बेखौफ घूमती है। तुष्टीकरण इसे कहते हैं। अब भ्रष्टाचार पर मैं आता हूं। आप भ्रष्टाचार का बताइए कि डिफेंस के सौदे में, डिफेंस के टेंडर्स में एक 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपया लग गया। वो किस कंपनी का लगा, इसका जवाब आज तक सरकार ने नहीं दिया। यह भ्रष्टाचार है। नोटबंदी की गई, वो करोड़ तमाम के तमाम पैसे नोटबंदी में वापस आ गए। वो नोटबंदी क्यों की गई थी, इसका आज तक सरकार ने जवाब नहीं दिया। नीरव मोदी और दूसरे ऐसे बहुत सारे व्यापारी जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथी थे, वो लाखों करोड़ों रुपया लेकर इस देश के बाहर भाग गए। सरकार बैठी तमाशा देखती रही। भ्रष्टाचार इसे कहते हैं। भ्रष्टाचार कहते हैं एलआईसी का और दूसरी ऐसी एजेंसियों का पैसा सरकार अपने मतलब इस्तेमाल करती है, अपने पूंजीपतियों के लिए इस्तेमाल करती है और जवाब तक नहीं देती। इसे भ्रष्टाचार कहते हैं।
भ्रष्टाचार कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, ऐसे लोगों की पेंशन का पैसा भी वो उठाकर अपने प्रचार में इस्तेमाल कर लेते हैं। भ्रष्टाचार इसे कहते हैं। भ्रष्टाचार, इस तरह का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के दौर में हुआ, उससे बड़ा भ्रष्टाचार इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अभी कैग की रिपोर्ट में दुनिया भर के भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के उजागर हुए। गुजरात में लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद, ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है सरकार का और प्रधानमंत्री का। ये तीनों मामलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरह से लिप्त होकर पड़ी हुई है। अरशद आजमी साहब ये बताएं, अरशद आजमी साहब जो अभी अभी आपने सीएजी की रिपोर्ट के बारे में बात करी, सर ये आपको याद होगा जब 2G स्कैम के बारे में बात हुई थी, कोई ऐसा चैनल नहीं था, छोटा हो बड़ा हो जो मर्जी हो, जो कि कांग्रेस के ऊपर, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा था 1,73,000 करोड़ के तथाकथित स्कैम के ऊपर। आज की तारीख में जो सीएजी की रिपोर्ट आई है सर, वो तो कोई बात ही नहीं करो। मतलब ऐसा है कि कुछ हुआ ही नहीं। वहां तो 1,73,000 करोड़ तो मजाक लगता है उसके सामने। मतलब वहां तो वो फिगर्स जो हैं वो तो मुझे लगता है कैलकुलेटर में फिट भी नहीं आएंगे सर। तो आज की तारीख में कोई मीडिया हाउस बात ही नहीं कर रहा है उसके बारे में। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, मैं वही, यही तो भ्रष्टाचार है साहब, इसी को तुष्टीकरण भी कहते हैं। मुझे आप बताइए, जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर और दूसरे इस तरह के मीडिया घरानों पर कब्जा कर रही है, तो लोग, यही मीडिया के लोग और यही सारे लोग सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। इतने बड़े बड़े घोटाले इस दौर में उजागर हो गए, लेकिन ये एक भी मीडिया हाउस बोलने नहीं जा रहा। क्यों नहीं बोलने जा रहा? मीडिया का काम था सरकार को आईना दिखाना, यही जर्नलिस्टों का, यही मीडिया घरानों का, यही टेलीविजन चैनलों का, यही तो काम है। लेकिन आप अपना काम अगर नहीं कर रहे हैं तो मतलब कहीं भ्रष्टाचार है। इसका मतलब कि आप कहीं बिक गए, आप कहीं दब गए हैं। और ये तो बहुत आम बात है साहब, बहुत बड़े बड़े मामले आज हिंदुस्तान में उजागर हो रहे हैं। आप कहीं नफरत के, कहीं किसी अत्याचार की बात करो तो इसी टीवी चैनल के एंकर बैठकर वो करते हैं, अरे कहां नफरत फैल रही है, कहां वो हो रहा है, कहां ये हो रहा है। अभी मैंने बताया कि अहमदनगर में कल 4 दलितों को नंगा करके मारा गया। एक भी चैनलों में इसका जिक्र नहीं है, एक भी जगह उसकी चर्चा नहीं हो रही है। सर मध्य प्रदेश, लोग बिक गए हैं सर मध्य प्रदेश, मुजफ्फरनगर, कठुआ, मध्य प्रदेश, मुजफ्फरनगर, कठुआ, हर जगह पे मामले हैं। लेकिन हजारों मामले हैं, लेकिन जब आप जब आप किसी चैनल पर बैठकर इसका जिक्र करेंगे तो आपको तुरंत एंकर रोक देगा। कहां पे हो रहा है, कहां ये है, कहां नफरत फैल रही है, लोग भाईचारे से रह रहे। अरे भाई कहां रह रहे हैं? लेकिन आप नफरत नहीं फैला रहे हैं तो इस तरह के वाकयात तो पहले देश में नहीं होते थे। पहले देश में आप समझ लीजिए, किसी वजह, किसी मुद्दे पर पहले देश में फसाद हो जाते थे, लेकिन वो जब खत्म हो जाते तो उसकी बात कोई नहीं करता था, लोगों के बीच कोई कंटिन्यू नफरत नहीं होती थी। लेकिन आज ऐसा माहौल है कि लोग डरते हैं एक दूसरे के इलाकों में जाने से। तो लेकिन सर ये बताएं कि अभी तक मणिपुर के ऊपर, अरशद आजमी साहब, मणिपुर के ऊपर अभी तक कोई डिटेल्ड स्टेटमेंट नहीं आई है। ठीक है, आदरणीय सम्मानीय होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट दी थी उसके बारे में, लेकिन फिर भी जो अंदर की बात है अभी तक बाहर नहीं आई है कि भाई असल में हो क्या रहा है। नंबर 1, नूह में जो ये कहा जाता है कि वहां पे रोहिंग्या को बसाया गया वगैरह वगैरह, अरे भाई किसने बसाया? इतने सालों तक तो 9 साल तक तो आपकी सरकार है। अगर वो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं, ये तो आपको मालूम करना चाहिए ना। तीसरी चीज है, अब जैसे मुजफ्फरनगर में वो बच्चे को पीटा गया, चलिए ठीक है, उसको थप्पड़ मारने वाले मुसलमान बच्चे भी थे, ऐसी बात नहीं है, बट दैट इटसेल्फ इज टेरेबल। चौथी चीज, कठुआ में एक लड़के ने जय श्री राम लिख दिया, वो प्रिंसिपल ने उसको इतना मारा पकड़ के उसको हॉस्पिटल में डाल दिया। ये हो क्या रहा है देश में? मतलब ये अपना भारत तो नहीं लग रहा है, वेरी फ्रैंकली। ये इंडिया तो नहीं है, ये हिंदुस्तान तो नहीं है। ये देखिए, मैं जैसे अभी पहले आपने नूह का जिक्र किया, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। वहां पर जिस तरीके के हालात हुए, ये सब देश के लोग जानते हैं, दोबारा उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो मामला, देखिए कठुआ में जय श्री राम लिखने पे उस लड़के को मारा गया, उसी तरह मुजफ्फरनगर में उस बच्चे, स्कूल में टीचर ने एक बच्चे से दूसरे बच्चे को पिटवाया। जी, बच्चों से पिटवाया, एक बच्चे से नहीं सर, बच्चों से।
सॉरी बच्चों से पिटवाया, जी बच्चे से पिटवाया उस लड़के को। जी। ये मतलब ये दोनों मानसिकताएं जो है ना, वो हमारे देश का हमारा जो कल्चर है उसके लिए खतरनाक है। ये दोनों तरह की मानसिकताएं। जी अगर आप नफरत में, अगर आप किसी मजहब विशेष को लेकर, अगर आपके धर्म विशेष को लेकर अगर आपके मन में नफरत है, तो वो उसकी इजाजत ये देश का संविधान नहीं देता है, चाहे वो किसी भी मजहब का और किसी भी मजहब के खिलाफ हो। लेकिन जब सवाल ये उठ रहा है कि हम लोग जब उसका प्रचार कर रहे हैं, नूह के अंदर फसाद हुआ, नूह के अंदर एक्चुअली दो ग्रोहों के बीच में लड़ाई हुई, दो ग्रोहों के बीच में लड़ाई भी, बाहर के लोगों ने आया, उसको प्रोपेगेंडा किया, उसको भड़काया, वहां पर झगड़ा हो गया, लोग एक दूसरे को मार पीटने लगे। उसके बाद सरकारी एजेंसियों ने क्या किया? सरकारी एजेंसियों ने जहां पर जाकर वहां पर 700-750 के तकरीबन घरों और मकानों को तोड़ दिया। वो तमाम के तमाम लोग फुटपाथ पे आ गए। अब उन लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर पिछले दिनों जो फसाद, जो मारपीट हुई, उसमें उतना नुकसान नहीं हुआ जितना ज्यादा नुकसान सरकारी एक्शन के जरिए हुआ। तो जब इस तरह की एक तरफा कार्रवाई, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, जब आप करते हैं तो समाज में नफरत का निर्माण होता है। वो तबका जिसके खिलाफ इस तरह का कदम उठाया जाता है वो आक्रोशित होता है, और फिर वहां से वो नफरत पनपते पनपते आगे बढ़ती चली जाती है। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में हुआ, कठुआ में हुआ, अभी अहमदनगर में हुआ, ये मध्य प्रदेश में भी तो कुछ हुआ है ना, Yes. वो एक दलित बेचारे को मार दिया गया, Yes. उसकी माता जी के कपड़े वगैरह उतारे गए हैं, पता नहीं क्या कुछ हुआ है। क्या ये हो गया? मेरी समझ के बाहर ये क्या हो रहा है अरशद आजमी साहब? मतलब कभी दलितों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हत्या हो रही है, कभी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, क्या हो रहा है मतलब, और कभी हिंदू क्रिश्चियन हो रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन सर? देखिए, अभी कल का ये है कि अपना कल का इनका आरएसएस का ये वो था कि पिछले दिनों जैसे भागवत जी ने कहा था कि सिर्फ राम मंदिर और प्रधानमंत्री के चेहरे पर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता है, तो विकास के चेहरे पे भी इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता है। जो विकास की बात भारतीय जनता पार्टी बार बार जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जिस तरह से चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई और इसरो की वेबसाइट के ऊपर आधे में उसका दिखा रहा था, आधे में प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, ये क्यों दिखा रहे हैं वो? अगर ये चलिए आपकी वजह से हुआ है तो इस पर मांगिए ना वोट पूरे देश में, इसके ऊपर पूरा प्रचार करिए अपना, ये हिंदू मुस्लिम ये इसके ऊपर प्रचार। ये आखिरी रास्ता है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि देश में पिछले 8-10 सालों में आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस है, लोग बेरोजगार हैं, 20,000 से ज्यादा छोटे कारोबारी जो इंडस्ट्रियां थी छोटी 20,000 से ज्यादा वो पूरी तरह से बंद हो गई। लाखों की तादाद में लोग हैं जिन्होंने अब रोजगार ढूंढना भी बंद कर दिया है, मिलना तो दूर छोड़िए, उन्होंने ढूंढना ही बंद कर दिया, नाउमीद हो गए। तो जितना महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, वो 80 करोड़ जो लोग जिसको सरकार उपलब्धि बताती है बार बार कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, साहब ये हमारी नाकामी है। ये नाकामी है कि इस देश की जनता 5 किलो राशन पर जिंदगी गुजार रही है। अब इन नाकामियों से बाहर कैसे आया जाए? तो बहुत आसान रास्ता है, सांप्रदायिकता को फैला दो, एक दूसरे को लड़ा दो, हिंदू मुस्लिम करा दो। यही अंग्रेज कराते थे, यही अंग्रेजों के शागिर्द थे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, ये देश में वो भी करा रहे हैं, लोगों के बीच नफरत बांटकर, माहौल बिगाड़कर, हिंदू मुस्लिम कर ये अगला 2024 का भी चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग सर्वे भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एक तो ये सितम है उसके ऊपर से कि सारी व्यवस्था ठप पड़ी है लेकिन जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, ये बात समझ से बाहर जा रही है साहब। तो लेकिन अभी जो राहुल गांधी जी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने, देखिए साहब, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड, वेरी फ्रैंकली, मैं व्यक्तिगत तौर से बात कर रहा हूं आपको, कि जिस प्रकार उन्होंने कारगिल में लोगों से बात करी, कारगिल में एक रैली को भी एड्रेस किया, लोगों से बात करी, लद्दाख के लोगों से बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर गए पूरे लद्दाख की सड़कों के ऊपर, आई मीन वेरी वेरी इंप्रेसिव। तो सर क्या आपको लगता है कि जो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का जो कैंपेन है, जो आंदोलन है, क्या वो असल में लोगों को प्रभावित करेगा? क्योंकि सामने तो एक पहाड़ खड़ा है ना सर। साहब देखिए, वो पहाड़ जो है ना वो रेत का है, उसको गिरने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या होता है कि जिस तरह से पिछले 8-10 सालों में जिस तरह से प्रोपेगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने, तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा वो बना लिया है कि लोगों को वो बहुत पहाड़
ऐसा लगता है कि भाई इनसे कौन मुकाबला कर पाएगा। और ये जो सर्वे वाले जो लोग हैं ये भी अलग अलग टाइम पर सर्वे निकाल कर और उनमें इतना परसेंटेज उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है, इतना परसेंट वो बढ़ गई है, इस तरह का माहौल बनाते हैं। लेकिन सर्वे तो आपके लिए बहुत अच्छा है सर, अरशद आदमी साहब। सर्वे अच्छा है ये साहब, नहीं सर्वे ये वही अच्छा सर्वे है। सुनिए, क्यों अच्छा है सुन लीजिए सर, क्यों अच्छा है ये जी, भी सुन लीजिए ना। 2.5 महीने पहले सर्वे आया था पहला सी वोटर का, जिसमें आपकी अलायंस को, कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस को 153 सीटें दी गई थी, 153। अब जो सर्वे आया है ये कहा जा रहा है कि आपको 193 सीट्स मिलेंगी, 193, यानी 40 सीटों का इजाफा हुआ है। तो मतलब आपकी सीटें बढ़ रही हैं सर, एनडीए की सीटें कम हो रही हैं इसी सर्वे के मुताबिक। नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये सर्वे जो है ये लोगों के दिमाग से खेलने का काम हो रहा है साहब। खेलने का काम ऐसे हो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर महाज पर, हर उस पर पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। आपको मैं बताऊं, ये एसी वोटर ने जो अभी सर्वे किया, इसी सर्वे में उन्होंने इसी सर्वे में उन्होंने बताया है कि 27% लोग, जो अर्थव्यवस्था का मामला है, सवाल था कि आपकी आर्थिक स्थिति कितनी सुधरी है, तो उसमें 27% लोगों का यह मानना था कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हुआ। 27% लोगों का यह मानना है कि आर्थिक स्थिति में उनकी सुधार हुआ है। उसके बाद जो है 31% लोगों का मानना है कि 2014 से अब तक उनकी आर्थिक स्थिति जैसे 2014 में थी वैसे ही आज भी उसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ है। और 35% लोगों का मानना है कि आर्थिक स्थिति हमारी पहले से ज्यादा खराब हो गई। यानी 35 और 31 को आप लेते हैं तो ये दोनों मिलके होते हैं 66%। 66% लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीति जो थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लेकिन वहीं पर फिर ये बताते हैं कि उसमें 48% युवा मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना चाहिए। तो देखिए ये दिमाग से खेलने का काम है। आपने क्या किया, उनकी इंडिया गठबंधन की सीटों को बढ़ा तो दिया कि भाई वो 127 या 100 उससे बढ़कर 193 हो गई, लेकिन एनडीए की सीटों को अभी भी आप 306 दिखा रहे हैं। वो मतलब लोगों के दिमाग में ये भ्रम डाल दिया कि नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है उससे इंडिया की शौहरत, इंडिया की लोकप्रियता बढ़ी तो है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जो है वो मोदी जी बनेंगे। तो ये दिमाग से खेलना हुआ। आज जो स्थिति है, अगर सही तरीके से सर्वे कराया जाए, आप मुझे बताइए कि महंगाई और बेरोजगारी से देश का कौन सा वर्ग जो है वो पीड़ित नहीं है। सिर्फ चंद लोगों को छोड़ दिया जाए जो इस देश के बड़े पूंजीपति हैं, बाकी तो आम आदमी है, मिडिल क्लास है, जो गरीबी रेखा के नीचे का आदमी है। कौन इस महंगाई से खुश होगा, कौन इस बेरोजगारी से खुश होगा? लेकिन सर आज तो 200 रुपए कम कर दिया, वो तो बहुत बड़ी बड़ी चीज कह रहे हैं। 200 रुपए कम कर दिया सर एलपीजी गैस सिलेंडर। साहब 200 रुपए कम कर दिया, कितने में से 200 रुपए कम कर दिया? 1100 में से जो सिलेंडर थी सर, 1150 में से। भाई सर मैं ये बोल रहा हूं कि जो सिलेंडर की कीमत पहले 200-300 रुपया थी वो 1000-1200 पे गई और आपने 200 कम कर दिया। वो आदमी तो आज भी 600-700 रुपया महंगा सिलेंडर खरीद रहा है। दूसरा ये है कि जो देश के तमाम लोग, इनसे तो ना, ये बातों से तो पीड़ित थे ही थे। आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ देश के जो पब्लिक सेक्टर थे उनका निजीकरण किया जा रहा है। यानी नौकरी में जो आरक्षण, देखिए आरक्षण पे हमला हो रहा है। नौकरी में जो आरक्षण था वो धीरे धीरे जब प्राइवेट सेक्टर बन जाएगा आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए शिक्षा को किस तरह से शिक्षा को किस तरह से प्राइवेट किया जा रहा है। जब धीरे धीरे सारे स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे, सारी बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थाएं प्राइवेट हो जाएंगी, शिक्षा में भी लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्कूल भी बंद हो रहे हैं तकरीबन। क्यों प्रदीप जी, एयर इंडिया का स्कूल बंद हो गया? हालात है साहब देश के, ये देश के हालात हैं। और उसके बावजूद एक सर्वे कंपनी सर्वे करती है और वो बताती है कि मोदी जी जो है वो हिमालय से भी ऊंचे चले गए हैं और उनको कोई टक्कर ही नहीं दे पा रहा है। यहाँ लेकिन आपका जैसा प्रदीप जी बार बार बोलते हैं, यहाँ पे मैं प्रदीप जी को खुद कर रहा हूं कि जिस प्रकार आप लोग राजस्थान में काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, कर्नाटक में काम कर रहे हैं, और अभी मध्य प्रदेश में जो आपने क्या है वो गारंटी दी, क्या दी है सर? 11 वचन जो आपने दिए हैं मध्य प्रदेश में, इसी तरीके से अगर आप पूरे देश में जाएंगे तो आपको तो हराना जरा मुश्किल हो जाएगा, वेरी फ्रेंकली। क्योंकि
सर प्राइसेस, जो बढ़ती कीमतों का मामला होता है बड़ा मुश्किल होता है, उससे कोई नहीं लड़ सकता, सीधी बात है। मतलब उससे बीजेपी आप जो मर्जी कर लीजिए नहीं जीत पाएंगे, मुझे ऐसा लगता। देखिए साहब, जो चुनाव होगा जी, ये जो 2024 का और दूसरे राज्यों का भी जो चुनाव होगा, वो पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस पर चुनाव होगा। पिछले 5 साल में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तब तो आप वापस सत्ता में आने के हकदार हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस तरह मध्य प्रदेश हो गया, ये जो भी चुनाव है, यहाँ पे अभी मुझे तो हंसी आ रही है। मैं फिर आपको थोड़ा सा सर्वे के उस पर ले जाना चाहता हूँ। मुझे हंसी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इस सर्वे में मध्य प्रदेश में विधानसभा में हार दिखाई जा रही है, लेकिन लोकसभा में वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अधिकतर सीटें जीत रही है जी। तो ये जो बात है कि जो स्कीमों का मामला है, जिस तरह देखिए ये सारी व्यवस्था जो बनाई गई, ये तो आम जनता के लिए ही बनाई गई। और मैं ये भी कहूंगा कि वो सरकारें जो मुफ्त मुफ्त का नारा लगाती हैं कि ये मुफ्त दे दिया, वो मुफ्त दे दिया, माफ कीजिए, चाहे वो हमारी सरकार हो या चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई अपने घर से पैसा लाके मुफ्त नहीं बांट रहा है। वो इस देश के ही लोगों के टैक्स का पैसा और दूसरा Correct. पैसा है दुरुस्त जो अपने अपने दूसरे कमजोर तबके की मदद के लिए जिसका इस्तेमाल सरकारें करती हैं। तो ये मुफ्त मुफ्त का नारा तो पहले बंद कर देना चाहिए। वाकई में जिनको जरूरत है मदद की, सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी उस तरह से मदद करने के लिए छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी पूरी तरह से उन्होंने कमर कस लिया है। और आने वाले 5-10 सालों में इस तरह की मदद तो पूरे देश के लोगों को पड़ेगी। जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी की कमर को तोड़ दिया है, तो कांग्रेस इसको आजमी साहब एक बहुत बड़ा इशू यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि महिला, ओबीसी, दलित, एससी एसटी और अल्पसंख्यक, इन पे बहुत जबरदस्त अत्याचार हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस और स्टैटिस्टिक्स भी दे दिए और सरकार का स्टैटिस्टिक्स देके बात किया कि यस देयर इज एट्रोसिटीज अगेंस्ट ऑल दिस सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, मल्लिकार्जुन खड़गे। बट हम लोग जब पीछे जाते, बट बीजेपी का कहना है हमने ओबीसी के लिए जो किया किसी ने नहीं किया, ओबीसी के लिए हम लोग आयोग निकाले हैं, ओबीसी को ये मदद कर रहे हैं। फिर कहा कि पशमंदा मुसलमान के लिए हम ये सब फैसिलिटीज कर रहे हैं, उनका अपलिफ्टमेंट के लिए ये कर रहे हैं। और पिछले स्टैटिस्टिक्स आप देखो कि 2019 का ओबीसी अपर और ओबीसी लोअर, यानी यू कैन से 41 और 48% ओबीसी उनको वोट कर दिए बीजेपी को, जहां कांग्रेस को 15% वोट मिले हैं। तो ये चमत्कार क्या है आजमी साहब? ये क्यों हो रहा है? शोषण भी हो रहा है मगर वोट भी वहां पर चले जा रहा है, ये क्या चक्कर है? नहीं, मैं देखिए, मैं आपको वो ये बात बताता हूं। देखिए कैसा है कि पिछले 5-10 सालों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों के साथ जिस तरह लोक लुभावन नारे दिए, वादे किए, पैसा देने की बात की, नौकरियां देने की बात की, जिस तरह से दूसरी बहुत सारी चीजों का वादा किया, तो देखिए भारतीय उसके इतिहास में ये बात हमेशा से देखी गई है कि लोग जो है वो राजनेताओं की बातों पर यकीन करते आए, इसलिए हमारा लोकतंत्र आज भी मजबूत और जिंदा दिखाई देता है। तो वो जो वादे उन्होंने किए थे, लोग उस पर गए कि ठीक है, अगर कोई सरकार आकर 15 लाख रुपए दे रही है, कोई सरकार आकर करोड़ों की तादाद में नौकरी दे रही है, तो क्या हर्ज है इस सरकार को आजमाने का? इसको आजमाने में आजमाया लोगों ने, लेकिन आजमाने के बाद आज जो नतीजा निकला है वो नतीजा लोगों के सामने जीरो नजर आ रहा है। औरतों पे अत्याचार, मणिपुर से बड़ा अत्याचार कहां हो सकता है? बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया गया, उनका स्वागत किया गया, इससे बड़ा अत्याचार कहां हो सकता है? अभी वो जो मधुमिता शुक्ला, ऐसी हजारों लड़कियां, हजारों बेटियां इस मुल्क में थी जिन्हें रेप किया गया और उन्हें कत्ल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में ऐसी कई वारदातें घटी जहां सरकार ने इतना निकम्मापन दिखाया कि एक लड़की की हत्या और रेप के बाद पुलिस ने उसके परिवार को बुलाए बगैर जला दिया उसकी लाश को। तो ये सब चीजें अब दिखाई दे रही हैं। लोगों ने जो भरोसा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, जो भरोसा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, वो विश्वास टूट रहा है, वो भरोसा टूट रहा है। इसीलिए वो सर्वे भी तो ये दिखा रहे हैं कि अब सीटें 200 के करीब जा रही। तो लोगों को देखिए, हर किसी लेकिन को आपको क्या लगता है अरशद आदमी साहब, वो सर्वे की तो बात छोड़िए, सर्वे तो आते हैं जाते हैं। अब क्या है कि वेस्ट बंगाल में भी पिछली मर्तबा बहुत लोगों ने यह दिखा दिया था कि ममता बनर्जी हार रही है, वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत रही है, याद है मुझको, ना जाने क्या कुछ। और दिल्ली में तो यह दिखा दिया गया था कि बीजेपी जीत रही है, आम आदमी पार्टी खत्म है।
ये भी दिखा दिया गया था कि राजस्थान में भी बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसी सर्वे तो आते जाते हैं। आपका खुद का आपकी खुद की व्यक्तिगत राय क्या है कि अगली बार, इस बार भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी 2019 में, इस बार कितनी मिलेंगी, आपको क्या लगता है? देखिए साहब, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से 48 सीटें मिली थी जी। पिछली बार महाराष्ट्र से ही 48 सीटें मिली थी। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। आज शिवसेना जो है वो इंडिया गठबंधन में आ गई है, यानी आधी सीटें तो आप उनकी वहां कम कीजिए। जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, पहले उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, फिर एनसीपी को तोड़कर जिस तरह वो गठबंधन को चला रहे हैं, जिस तरह लोग एक दूसरे से नाराज हो रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर आए हुए बड़े बड़े उद्योग जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात शिफ्ट करा दिए, लोगों में उसका गुस्सा है। आप अंदाजा लगाइए कि वो तमाम के तमाम महाराष्ट्र के रहने वाले लोग जो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये सरकार तो सिर्फ सत्ता के लिए है, इसके नेता तो सिर्फ सत्ता की लड़ाई में लगे हैं। अब उन्हें विकल्प दिखाई दे रहा है इंडिया का। शरद पवार जी भी इधर है, उद्धव ठाकरे जी भी इधर है, कांग्रेस की पार्टी के सारे लीडर इधर है। आप यकीन कीजिए, अगर कायदे से आज इलेक्शन हो जाए तो मुझे लगता है कि 10 का आंकड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में पार नहीं कर पाएगी। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर 10 पर भारतीय जनता पार्टी आती तो 32 सीट तो सिर्फ महाराष्ट्र में कम हो रही है, 303 सीट मिल पा रही है। फिर बाकी जगहों का मैं दूसरे राज्यों के बारे में इतना ज्यादा करीब से नहीं बता सकता जितना मैं यहाँ बता पाऊंगा महाराष्ट्र और मुंबई का। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। अभी ये इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग है 1 तारीख को जो होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोग्राम बनाया था कि राहुल गांधी जी जब मुंबई शहर में आएंगे उसी दिन वो कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडरों को तोड़कर अपने साथ ले जाकर ये संदेश देंगे पूरे हिंदुस्तान को कि देखो वो यहाँ आ रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग टूट कर जा रहे हैं। आप देखिए डर। आज मुंबई शहर की अध्यक्ष है वर्षा गायकवाड़ जो है, उनकी पूरी जिंदगी, उनके फादर की पूरी जिंदगी जो है वो यहाँ पर अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के ऊपर उन्होंने उनके हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज उनके अध्यक्ष बन जाने से भारतीय जनता पार्टी इतनी खौफजदा है कि उनके धारावी के ही 2-4 लोगों को किस तरीके से तोड़ दिया अब ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो तोड़कर अपने साथ ले गए ताकि संदेश ये दिया जाए कि लोग वर्षा गायकवाड़ और कांग्रेस से नाराज हो रहे हैं। धारावी का मामला है, धारावी में अडानी को प्रोजेक्ट मिला है। वर्षा गायकवाड़ जो है धारावी के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और वो एक बड़ी अड़चन है अडानी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में धारावी प्रोजेक्ट को करने के लिए। इसलिए आज वो उस महिला के साथ इस तरह का कोशिश करी जा रही है कि ऐसी वो हमारे अध्यक्षा की छवि बनाया जाए कि ये कमजोर है, इससे लोग नाराज हो रहे हैं, इनकी नीतियों से नाराज हो रहे हैं। ये घबराहट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। सिर्फ बीजेपी में ही घबराहट है कि घबराहट है? सॉरी कि ये सिर्फ बीजेपी में ही घबराहट है कि कुछ कांग्रेस के भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? क्योंकि काफी लोग जो है वो काफी खुश नहीं थे वर्षा गायकवाड़ की नियुक्ति से, तो शायद उन्होंने भी काफी कुछ फैला रखा है। सर ये अर्शद आजमी साहब नहीं, देखिए साहब, ये देखिए, ये तो ऐसा है कि देखिए ये हर पार्टी में ये बात होती है जी कि कोई भी अध्यक्ष अगर बनता है तो कुछ लोग उससे खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं। वो उसकी वजह ये होती है कि कौन किसके संबंध में ज्यादा ये है, वो एक अलग चीज हो गई। वर्षा गायकवाड़ एज प्रेसिडेंट ऑफ द एमआरसीसी इज अ वेरी गुड चॉइस, जबरदस्त चॉइस है साहब, उसमें कोई दो राय नहीं। वर्षा गायकवाड़ एज प्रेसिडेंट ऑफ द एमआरसीसी इज अ वेरी वेरी गुड चॉइस। जो साहस दिखाया ना कांग्रेस पार्टी ने वर्षा गायकवाड़ जी को मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने पे, वो बिल्कुल सराहनीय है, जबरदस्त है, मानना पड़ेगा। तो आप देखिए, मैं एक चीज बताऊं, एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले कई सालों से वो विधायक भी हैं, विधायक के साथ साथ जो है उन्होंने काफी काम धारावी के उसमें भी किए। आज जो धारावी में जो अडानी के खिलाफ जो सबसे बड़ी ताकत है, वो ताकत है वर्षा गायकवाड़। वर्षा गायकवाड़ अपने अडानी के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी उस अड़चन को तोड़ना चाहती है, उस अड़चन को हटाना चाहती है। और दूसरी बात, महिला विरोधी हमेशा से रही है भारतीय जनता पार्टी। आज वो चीज उनको हजम नहीं हो पा रही। एक महिला विधायक जो दलितों और अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी करती है, वो उनके मुकाबले में आकर खड़ी हो गई है। तो ये सारा षड्यंत्र उसके लिए रचा जा रहा है, उनके लिए रचा जा रहा है कि ताकत को कमजोर करो। इसी तरह कांग्रेस भी कमजोर होगी। लेकिन साहब देखिए, इससे कुछ होगा जाएगा नहीं, क्योंकि मैं पहले भी कई बार आपके उसमें ये कह चुका हूं कि अब देश की जनता है जो है वो अलग मूड में है। और देश की जनता का मूड ये है
कि वो सरकार जो न सिर्फ आर्थिक स्थितियों पर, आर्थिक व्यवस्था पर नाकाम है, बल्कि सामाजिक न्याय और सामाजिक व्यवस्थाओं पर भी वो नाकाम है, उसको बदलकर कोई अच्छी सरकार लानी है। और लोगों को आज दिखाई दे रहा है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग काम कर रहे हैं, राहुल गांधी पूरे देश में जिस तरह से घूम रहे हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी की छवि इन्होंने पहले बना के रखी थी, आज सिर्फ राहुल गांधी बाहर निकल गए, वो छवि टूट गई। लोगों ने देखा कि यार ये तो बहुत अलग किस्म के नेता हैं, ये तो एक आम आदमी के साथ खाना भी खा लेते हैं और एक आम आदमी के साथ बैठ के उसका हाल भी पूछ लेते, तो इससे अच्छा नेता और कौन होगा। करेक्ट। ये सारी चीजें अच्छा आदमी साहब, आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन को मजबूती देंगी। अरशद आदमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, इट हैज बीन अ ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज। एंड वेन एवर द रिजल्ट कम इन, जब भी रिजल्ट आएंगे हम आपको आपकी प्रेडिक्शन याद दिलवाएंगे कि आपने जो कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी को 10 से ज्यादा सीट लाने में जरा मुश्किल होने वाली है, ऐसा आपने कहा है 48 में से। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। और हम कोशिश करेंगे उसके लिए कि उसी पे वो रह जाए। जी, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। राइट। एंड